बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी आर्हेनियस के द्वारा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया गया था। इन्होंने बताया कि किसी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना कंपलसरी है। लेकिन सारे कोलिजन जो है रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कुछ विशेष कोलिजन ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे विशेष कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ऐसे विशेष कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। मतलब रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन कंपलसरी है, लेकिन सारे कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कुछ विशेष कोलिजन ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे विशेष कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, लिखा भी गया है, दिस थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कैसे रिएक्शन के लिए, तो आपका आंसर होगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी इज एज फॉलो। यहाँ पर रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन अगर होगा तभी रिएक्शन होगा। बट ऑल कोलिजन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन, लेकिन सारे कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यहाँ पर द कोलिजन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ऐसे कोलिजन जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए कोलिजन सॉरी, टू बी इफेक्टिव, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी, यहां पर दो चीजें होनी चाहिए, शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। और दूसरा होना चाहिए मॉलिक्यूल should have threshold energy, मॉलिक्यूल should have threshold energy। ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ऐसे जा रहा है, हल्का सा कोलाइड कर गया, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ये हेड ऑन कोलिजन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो अगर यहाँ पर है तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है, रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, हल्का सा टच कर गया, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए और मॉलिक्यूल के पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। ये चीज होगी। यहाँ पर चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इफ collision is effective, then reactant molecule form activated complex and convert into product।
activated complex and convert into product। यहां पर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखे हैं, इसके बारे में जाने। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखे हैं हम लोग, इसके बारे में देखें। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy that a molecule must possess to take part in chemical reaction। किसी मॉलिक्यूल को रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए उसके पास जितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मतलब जितने कम से कम एनर्जी होने पर वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकता। अब इसके दो पार्ट होते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये THE मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके दो पार्ट हो गए, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिससे कम एनर्जी होने पर मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकता। मतलब जितनी कम से कम एनर्जी रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए, उसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। कम से कम एनर्जी का मतलब ये नहीं कि सबसे कम, कम से कम का मतलब एक निश्चित वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर कम हो जाएगी तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर पाएगा। आप ऐसे समझ लें, जैसे हमारे हाथ में ये चाक है, ये 5 रुपए का है, ये चाक आपको परचेज करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जेब में 5 रुपए होने चाहिए। अगर आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है तो आप इस चाक को नहीं खरीद सकते। इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 5 रुपए है। इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है, 5 रुपए है। अब मान लो आपके जेब में केवल 3 रुपए है, तो 3 रुपए है तो आप 3 रुपए से नहीं खरीद सकते। अब आप इस चाक को खरीद सकें, इसका मतलब 2 रुपए की आपको आवश्यकता है। तो जिस मिनिमम रुपए की आपको आवश्यकता है वो हो जाएगी एक्टिवेशन वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्शन में भाग लेने के लिए मॉलिक्यूल को जितनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ध्यान दें, ये रिक्वायरमेंट है और ये होना चाहिए। जैसे बताया कि ये दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर देखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी में। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड वैल्यू है। जैसे आप चाक का दाम 5 रुपए है तो 5 रुपए आपके पास होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। लेकिन अगर आपके जेब में 3 ही रुपए है और आपको चाक खरीदना है तो 2 रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये 2 रुपया जो हुआ आपकी एक्टिवेशन वैल्यू कहलाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फिर यहाँ पर हम लोग देख लें थोड़ा सा। एक्टिवेशन एनर्जी minimum amount of energy that a molecule required to take part in chemical reaction।
minimum amount of energy that a molecule required to take part in chemical reaction is known as एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लगता है कि एनर्जी जितना ज्यादा है रेट उतना ज्यादा होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू है। जैसे आपको कहा गया कि एक चाक है, इसका दाम 5 रुपए, आपके जेब में 3 रुपए है, तो 2 रुपए रिक्वायर्ड है। मान लो आपके जेब में 2 ही रुपए है, 3 रुपए, तब रिक्वायर्ड वैल्यू 3 रुपए हो जाएगी। तो जितना रिक्वायर्ड वैल्यू होती बढ़ती जाएगी, इस चाक को परचेज करने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। वही सेम चीज है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। यहां पर ध्यान दें, यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेशन और ये एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है। ये एनर्जी बैरियर है। EB मींस एनर्जी बैरियर। यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है A प्लस B, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इसको आप रिएक्टेंट कह सकते हो R। कोलाइड करेंगे तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पर AB ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे AB में। ये प्रोडक्ट है, P फॉर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो जो अपनी एनर्जी होती है इसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये A प्लस B आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना लें, मतलब इस बैरियर को क्रॉस कर जाएं, इसके लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसको आप कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और ये दोनों मिल जाएगी, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है इसको आप कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पर। अच्छा, अब अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लौटे, तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में लौटा है तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इसको कहेंगे EAB, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और अब ये इधर जा रहा है तो हो जाएगा EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान से अगर देखें तो ये EAF है, ये EAB है। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं, मतलब डेल्टा H। तो डेल्टा H अगर देखा जाए तो यहाँ पर EAF और यहाँ पर EAB ऐसे लाए, यहाँ पर EAB और ये EF के बीच का जो अंतर है इसको आप कह रहे हैं तो EAF और EAB का जो अंतर है इसको आप हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? EAF EAB से ज्यादा है, EAF EAB से ज्यादा है। अब सेम ही चीज हम लोग एक्सोथर्मिक के लिए बनाए हैं, तो सेम ही सारी चीज हम लोग यहाँ पर एक्सोथर्मिक में भी लिखेंगे। बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है वो ऊपर होगा। ये एनर्जी, इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हो।
ये रिएक्शन प्रोग्रेशन यहाँ पर A प्लस बी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा AB में, ये ध्यान दें, ये AB है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये EB है एनर्जी बैरियर, यहाँ पर ध्यान दें ये वीक एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ये EAF एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और ये कहलाएगा डेल्टा एच। डेल्टा एच यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू EAF माइनस EAB लिख रहे हैं। हालांकि ग्राफ से ये चीज सही नहीं लग रही है, ग्राफ से तो यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक EAB है, ऐसे ले आए तो ये EAB माइनस EAF होना चाहिए, EAB माइनस क्या होना चाहिए EAF, लेकिन डेल्टा एच को निगेटिव रखने के लिए, चूंकि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर EAF माइनस EAB कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, तो EAB इज ग्रेटर देन EAF। तो अगर फॉरवर्ड एनर्जी की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी कम है और बैकवर्ड की ज्यादा है तो ये एक्सोथर्मिक होगा, फॉरवर्ड की ज्यादा है और बैकवर्ड की कम है तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया और ये एक्सोथर्मिक के लिए हो गया। तो ये ग्राफ देखे रहिएगा, ग्राफ से कई क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो मैथमेटिकल पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछते हैं, जैसे डायग्राम दे दिए, यहाँ पर करेक्ट रिलेशन दे दिए, मान लो इसी ग्राफ के लिए पूछा जाए तो करेक्ट रिलेशन क्या है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। यहाँ पर EAF इक्वल टू EAB, डेल्टा एच इक्वल टू EAB, डेल्टा एच ग्रेटर देन EAB, डेल्टा एच लेस देन EAB। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, EAB यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर डेल्टा एच है, ऐसे देख लें, ये डेल्टा एच EAB से क्या है कम है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा लेस देन EAB। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चन पे चर्चा अभी आगे करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर लोग रेट की बात करें तो रेट इक्वल टू हो जाएगा PF जेड। जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, यहाँ पर P नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, और जेड हो जाएगा, सॉरी एफ हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर e पावर माइनस EA अपॉन RT, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब यहां पर अगर इस वैल्यू को लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें
इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर हो जाएगा रेट इक्वल टू पी जेड ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन, क्योंकि कैपिटल है तो केल्विन में होगा, कहीं पर भी कैपिटल टी अगर लिखा है तो टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये चीज हो गया आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EAF and EAB are respectively 20 kilojoule and 15 kilojoule. Find value of activation energy, find value of heat of reaction. तो अभी आपको बताया गया था कि डेल्टा एच इक्वल टू EAF माइनस EAB होगा। यहाँ पर फॉरवर्ड की 20 है, बैकवर्ड की 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलो जूल, ये डेल्टा एच हो जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें। वैल्यू ऑफ EAF and EAB for a reaction is respectively 200 and 180 kilojoule. If on using catalyst activation energy decreases by 20 kilojoule, by 100 kilojoule, then what will be its heat of reaction? यहाँ पर ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर भी EAF और EAB दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट का उपयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर कैटलिस्ट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर EAF 200 है, EAB 180 है। After using catalyst, EAF यहाँ पर डैश कर देते हैं, 200 minus 100, that is 100, EAB 180 minus 100, that is 80। ऐसा क्यों? यहाँ पर ध्यान दें, बस क्यों आपको ये कैटलिस्ट का नाम लेकर आपको परेशान करना चाह रहा है। कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान दें, ये एक्टिवेशन, अब ये जैसे कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये एनर्जी बैरियर या तो नीचे आ जाएगा या तो ऊपर आ जाएगा। ये एनर्जी बैरियर नीचे आ जाएगा या ऊपर आ जाएगा, तो देखें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी थी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन था, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन था। तो यहाँ पर भी बैरियर नीचे आ गया है और यहाँ पर बैरियर नीचे आ गया है। तो अगर यहाँ पर 100 किलो जूल की कमी आएगी तो यहाँ पर भी एनर्जी में 100 किलो जूल की कमी आएगी। इसका मतलब ये दोनों से 100 किलो जूल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, फिर यहाँ पर 100 बचा और यहाँ पर 80 बचा। यहाँ पर ध्यान दें, अब आप यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू EAF माइनस EAB लिखते हैं, तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 किलो जूल। तो
तो आप यहाँ से सीधे सब्ट्रैक्ट करते तब भी आंसर आपका 20 किलो जूल आता है, यहाँ पर ऐसे करेंगे तब भी 20 किलो जूल आएगा। मतलब कैटलिस्ट के उपयोग से यहाँ पर कोई फर्क आपके आंसर पर नहीं पड़ेगा। स्कूल लेवल पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे बना रहे हैं तो सीधे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैटलिस्ट आपका केवल इसलिए लिया गया है कि आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो, बाकी कैटलिस्ट के उपयोग से आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है।